जो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। ये आपके चैप्टर में 5वें नंबर पे चैप्टर है कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई। शुरू करते हैं। ये जानते हैं पहले कि कोशिका है क्या। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब इसमें दो चीज है, एक है कि संरचनात्मक इकाई और दूसरी है क्रियात्मक। संरचनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, यानी संरचना प्रदान करता है। दूसरी चीज है कि क्रियात्मक, कोशिका में हर वह क्रिया होती है जो एक जीवित जीव में होती है या एक जीवित प्राणी में होती है। जिस प्रकार से एक ईंट संपूर्ण भवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार से एक कोशिका जो है वह जीव के शरीर का निर्माण कर रही है। इसलिए इसका नाम संरचनात्मक इकाई है और वह सभी कार्य करती है जो एक जीव में होता है, इसलिए हम इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये बताओगे कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब कोशिका की खोज के बारे में जान लें। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी, कॉर्क सेल्स, या उन्होंने खुद की एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। उस समय सूक्ष्मदर्शी का डिस्कवर नहीं हुआ था और उसकी सहायता से उन्होंने देखा था। दूसरी बात, जो जीवित कोशिका के बारे में ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1674 में सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें तालाब से लिए पानी में से स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं के बारे में बताया। इसके बाद कोशिका में अन्य अंगों का पता तब चला जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आविष्कार हुआ। अब दो तीन चीज देखिए कि कोशिका का में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। उसके बाद कोशिका में जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म का नाम जो दिया वो परकिंजे ने दिया। दो साइंटिस्ट थे, एक शॉन और सिल्डन। 1838 और 1809 इन्होंने सेल थ्योरी दी और उन्होंने बताया, तीन चीजें उन्होंने बताई थी और एक और विर्चो थे जिन्होंने इन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। क्योंकि 1940 में देखिए पहली डिस्कवरी हो गई थी 1665 में जब डेड हुई थी, लेकिन 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया जो कि इसकी डिटेल, अंदर की पूरी संरचना और कोशिका के पहले तो सिर्फ केंद्रक तक ही पता था, लेकिन उसमें और भी सेल ऑर्गेनल है, उसके बारे में हमें कब पता चला? 1940 में। और ये जो दो मेन साइंटिस्ट हैं शॉन एंड सिंडल, इन्होंने ही सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का बताया। उन्होंने ही यह बताया कि सभी पौधे और जंतु जो भी हैं वह सब किससे बने हैं? कोशिका से। इसीलिए मूलभूत इकाई, मतलब मूल क्या है? वह इकाई है। जैसे किसी भी इमारत या बिल्डिंग की हम बात करते हैं कि बेस क्या है, किस चीज से बनना शुरू होता है, तो वह होता है नींव का पत्थर या ईंट की हम बात करते हैं। वैसे ही किसी भी जीव को बनने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कोशिका की। कोशिका के सिद्धांत को इन्हीं के आगे बढ़ाई, मैंने आपको बताया कि विर्चो ने बताया। और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद बहुत सारी चीजों का पता लगा, वो सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। एक चीज ये जान लीजिए, आपसे अगर पूछा जाता है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। आप चाहो ईयर्स पे याद करते हो, 1665 और ल्यूवेनहॉक 1674। अब देखिए, जो आप साधारण तौर से हम लोग करते हैं वो प्याज की झिल्ली के करते हैं। प्याज आप सबने देखा है, जब भी आप प्याज छीलते होगे तो उसमें से एक पतली व्हाइट कलर की लेयर आपको दिखती होगी। उसको आप आसानी से या तो पिन से निकाल सकते, कभी कभी वो हाथ से भी आसानी से निकल जाती है। ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में भी दिया है। इसके लिए उस झिल्ली को निकालते हैं, इसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए, उसमें सैफ्रनिन डालते हैं, स्लाइड पर रखते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं और जब उसको हम इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो इस तरीके की संरचना हमें दिखाई देती है। ऐसा आपको दिख रहा होगा कि छोटी छोटी सेल्स हैं। सेल्स यानी, क्योंकि जैसा पहले सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने भी देखा था, तो उन्होंने देखा था कि सेल के आकार, मतलब छोटे छोटे कमरे। सेल का बेसिक अर्थ ही मतलब होता है रूम्स। और यहाँ पे भी जब हम देखते हैं, हम देख सकते हैं आसानी से ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो वैसी ही संरचना दिखी। अब ये देखिए कुछ ह्यूमन यानी मनुष्य में पाई जाने वाली कोशिकाएं, स्मूथ मसल सेल्स यानी ये मसल्स यानी हमारे मांसपेशियों में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाने वाली, सबकी संरचना देखिए अलग अलग है, लेकिन मूलभूत जो चीजें हैं वो सारी कोशिकाओं की समान होगी। ये आपके बुक में भी चित्र दिया हुआ है, देखिए ब्लड सेल्स की ऐसी होती हैं, इस तरीके की संरचना है रक्त की कोशिकाओं की। फिर हमारे हड्डियों में जो पाया जाता है वह इस तरीके का दिखता है। ये देखिए, ये अंडाणु है, यह स्पर्म का है, ये फैट सेल्स का है, और ये वाला जो देख रहे हैं ये नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं, या हिंदी में इनको कहते हैं तंत्रिका
कोशिका। तो ये देख रहे हैं आप, सबका आकार अलग है, लेकिन सबकी जो अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे 3 मेन बेसिक चीजें सब में होती है। देखिए, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। यदि हम कोशिकाओं का अध्ययन करें किसकी सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से, तो हमें हर कोशिका, चाहे वो कोई भी हो, 3 चीज होगी, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव। ऐसा एक डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जो ये बाहरी लेयर है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, दूसरा ये जो अंदर येलो वाला पॉइंट है ये आपका केंद्र हो गया, और इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये सारे आपके आते हैं जीव द्रव में। अभी आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया, ये जो संरचना दिख रही है ये समझ लीजिए ये कोशिका हो गई, इसके अंदर जो था वो क्या था, जीव द्रव, और बीच में क्या हो गया, केंद्र। 3 मेन आपसे पूछे कि किस मेन बिंदुओं पे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर हम, तो ये हमेशा याद रखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल साइटोप्लाज्म। अब आगे देखिए, शुरू सबसे पहला पॉइंट हमारा था प्लाज्मा झिल्ली। ये चित्र आपको दिया, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप बनाएंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मतलब बीच में एक बाउंड्री की तरह होती है, जैसे रूम की एक बाउंड्री होती है, हर घर की एक बाउंड्री होती है जो उसको बाहरी उससे अलग करती है, ठीक वैसा ही काम करती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, लचीली होती है। किसकी बनी होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी है, आप हमेशा याद रखिए, कार्बनिक मॉलिक्यूल, लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है, और यह अन्य पदार्थों की गति को, मतलब अन्य जो जरूरी है वो अंदर रह जाते हैं, जो काम के नहीं है वो बाहर चले जाते हैं, और जो चीज जरूरत की है उसको ये अंदर आने देता है, और जिसका काम नहीं है उसको बाहर जाने देता है। अब देखिए, कोशिका में पदार्थों में गति कैसे होती है। कोशिका गैस के अंदर, मतलब गैस जो हम जानते हैं, सब कौन सी गैस हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक कोशिका का अपशिष्ट पदार्थ है और जो कि निकलना जरूरी है, जब कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी मात्रा कोशिका के अंदर बढ़ जाती है। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सांद्रता कम होती है, तो कोशिका की स्थिति, कोशिका के अंदर जो है वहां पर ज्यादा है और बाहर कम है। तो जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, तो उसी समय उच्च हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। यह जो विधि होती है यह विसरण होती है। विसरण विधि द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तब उसमें भी विसरण जो विधि है उसी विधि द्वारा ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। अतः कोशिका बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण जो है, डिफ्यूजन, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन सबों को करने के लिए जरूर एक इसमें होता है हमारे, आप जो श्वसन की क्रिया जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो यह कहाँ पर होती है, यह कोशिका स्तर पर भी होती है। अब देखिए, जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण, ये दूसरी विधि है। अब इसमें क्या है, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण, बीच में अगर कोई चीज मेम्ब्रेन आ जाए तो उसे हम कहते हैं परासरण। प्लाज्मा झिल्ली आप देख ही रहे हो, वह जल के गति में घुले पदार्थों के कारण भी, अगर जल में कोई चीज घुली हुई है तो उससे भी यह जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो प्रभावित होता है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। किसके द्वारा, एक पारगम्य झिल्ली द्वारा। प्रोसेस वही है, हाई से लो की ही तरफ आएंगे, लेकिन किसके द्वारा, एक बीच में झिल्ली आएगी। अब देखिए, यदि हम किसी जंतु कोशिका या मान लीजिए पादप कोशिका, दो तरीके की है, यह भी हम आपको बताएंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका को रखते हैं किसमें, शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें। तो यहाँ पे 3 घटनाओं को हम देख लेते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। पहली है, यदि कोशिका को तनु मतलब डाइल्यूट, जिसमें पानी या पतला विलयन हो वाले माध्यम में अर्थात जल में अथवा शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा में रखा जाता है,
तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। जैसे किशमिश को अगर पानी में डुबा दें तो किशमिश फूल जाती है। ऐसे विलयन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इसमें होता क्या है, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ, जल के अणु क्या है, स्वतंत्र हैं, वो झिल्ली से, इस झिल्ली से अंदर जा भी सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। बाहर पानी ज्यादा है, अंदर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ होगा, यहाँ से पानी अंदर जाएगा। लेकिन जब ऐसा विलयन है तो उसमें कुछ सिलेक्टेड टाइम तक ही मूवमेंट होगा, पानी अंदर जाएगा लेकिन अंदर से बाहर आने में एक टाइम लगेगा, और वह थोड़ी देर बाद देखते हैं हम कि कोशिका क्या होती है, वह फूलने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पानी में किशमिश डालने पर किशमिश क्या होती है, वो फूल जाती है, क्योंकि पानी में तो पानी की मात्रा बाहर ज्यादा है, किशमिश में अंदर नहीं है, तो पानी अंदर जाके भर जाता है। अब दूसरा एक कंडीशन देख लें कि कोशिका को ऐसे माध्यम में विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। मतलब जैसा जल में वैसे ही रखें, तो कोशिका झिल्ली से ना कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। इसमें दोनों का मात्रा बराबर है, जितना अंदर है उतना ही बाहर है। जल कोशिका की झिल्ली के दोनों आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा क्या होती है, बाहर है। इसमें देखिए दोनों बनाए, एक बार जा भी रहा है और उतना ही बाहर है। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि लिमिटेड अमाउंट से जा रहा था लेकिन आने में उतना अमाउंट नहीं आ रहा था। इस प्रकार के व्यापक रूप से जल में कोई गति नहीं होती है, इसलिए कोशिका के माप में कोई भी परिवर्तन जैसी कोशिका का आकार था वो वैसे ही रहेगा। अब यदि तीसरी कंडीशन देख लें, कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो बाहर जो हम सोल्यूशन लेंगे वो ज्यादा गाढ़ा होगा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विलयन की अपेक्षा। इसको हम समझ सकते हैं कि अंगूर को अगर हम चीनी की चाशनी में डाल दें तो थोड़ी देर बाद अंगूर के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए धीरे धीरे अंगूर जो है वो सिकुड़ता जाएगा। तो ऐसे दाब वाले विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जल अधिक दाब से बाहर आ, देखिए इसमें खाली बाहर आ रहा है, देख रहे हैं इस तीर से बना हुआ है, ये कोशिका है, कोशिका से बाहर जो है पूरा निकल के उसका सोल्यूशन आ गया। अब अभी आपने देखा प्लाज्मा झिल्ली, अब हम देख लें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है क्या, पादप कोशिकाओं में ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप कोशिकाओं में। अंतर भी इसमें देखते चलेंगे। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका मुख्यतः किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, आप सब जानते हो। ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें आपको सेल वॉल पाई जाती है। ये बना होता है सेलुलोज का। इसका काम क्या है, यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति कहाँ का, देखिए पौधे तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए, तो ये एक तरीके से आपको उसके आकार को मेंटेन रखती है। किसी के भी जो हो, बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, उनको ऐसे माध्यम में जब भी कोशिका को रखा जाता है तो परासरण विधि द्वारा वह पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको रोक लेता है और उसको पूरा बाहर नहीं जाने देता, लेकिन अंदर का जो जीव द्रव्य है उसका संकुचन होता है, तो इसको हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है।